Hello guys, welcome back to my channel. Myself Nyathi Gupta from Gupta Classes. So students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। अब सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसी को समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं बट हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। किससे हम उन्हें देख सकते हैं? हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स हम उनके कुछ पैचेस देख सकते हैं बट फ्रॉम आवर नेकेड आइज हम उनको नहीं देख सकते। तो इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। अब उसके आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स एंड फो। इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो हमारी हेल्प करती हैं, जो हमारे साथ फ्रेंडली होती हैं। देखो, अब जो भी हमारी हेल्प करेगा, चाहे वो असाइनमेंट में हेल्प करे आपकी, चाहे वो पेपर में हेल्प करे, चाहे वो आपकी किसी भी चीज में हेल्प करे, तो वो आपका फ्रेंड है। सो ऐसे ही सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे फ्रेंड होते हैं। एंड फो का मतलब कि कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ओके, सो अब आते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज, जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैटेगरीज हैं, उन पे आओ। देखो, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ जिन्हें हम प्रोटोजोअन्स भी बोलते हैं, और एल्गे। ये 4 कैटेगरीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखो आपकी बुक में मेंशन कर रखे हैं, एग्जाम्पल्स पिक्चर फॉर्म में कर रखे हैं, एक बारी नजर जरूर मारना। जैसे कि बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल हो गया? कोकाई। फंजाई का ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोअन्स के क्या हो गए? एमीबा एंड पैरामीशियम। एंड एल्गी के क्लेमाइडोमोनस एंड स्पाइरोगायरा। मतलब कि आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल्स हो गए सारे के सारे, ये जो ऊपर लिखे हुए एग्जाम्पल्स हो गए दोनों, और ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं इनकी डिजीजेस पे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है। डिजीज मतलब बीमारी, ठीक है। अब जैसे कि हमें मलेरिया होता है, डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है, वो सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मलेरिया, एक्सेप्ट मलेरिया, मैं यहाँ पे डिसेंट्री और डायरिया की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बट वो फूड पॉइजनिंग बेसिकली होती किस चीज से है? हम कोई बैक्टीरिया अनजाने में इनटेक कर लेते हैं, इससे हमें होती है। ठीक है, सेम गोज विद मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। सेम गोज विद डेंगू। डेंगू किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चीजें छोड़ जाते हैं जिनसे हमें डिजीज हो जाती है। तो देखते हैं कि कौन किससे क्या क्या डिजीज होती है। अब बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड एंड टीबी। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है एंड टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। इट्स ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। एंड सेकेंड इज प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ कौन सी बीमारी फैलाता है? डिसेंट्री और मलेरिया, ये दोनों। और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जो ये सब चीजें मिलके फैलाते हैं, बट आपकी बुक में अभी इन्हीं के नेम्स हैं, तो आप लोग अभी इन्हीं पे फोकस करो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक चीज आती है वायरसेस। वायरसेस भी होते तो छोटे ही हैं साइज में, बहुत छोटे होते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये जो हमने चारों की बात करी, इससे बहुत अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहले आपको होस्ट का मतलब पता होना चाहिए। होस्ट का क्या मतलब हो गया, मान लो कि कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, अभी रिसेंट में कोरोना वायरस चल रहा है, सो इसकी हम बात करें तो क्या सुनने में आता है कि आपकी बॉडी में कितना कोरोना वायरस है। जब टेस्ट होता है तो इसी चीज का टेस्ट होता है, तो वो एक टाइप का वायरस है, ठीक है वो भी माइक्रोबी है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वो इन सब चीजों से कैसे अलग है। होस्ट बॉडी कौन सी हो गई, हमारी बॉडी, जिसपे वो एक्ट कर रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर ही आके वो रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट का मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मल्टीप्लाई ही होता जा रहा है। हम इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिप्रोड्यूस करना, मल्टीप्लाई करना, और ये बढ़ता ही जा रहा है हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में आया, लाइक हम वी आर होस्ट, वो होस्ट बॉडी में आया और वो फिर रेप्लिकेट ही करते जा रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो ये जो वायरसेस हैं वो इन चारों से ऐसे अलग है। अगर ये चारों चीजें होस्ट बॉडी पे ना भी हो, वो तब भी रेप्लिकेट करेगा, पर वायरस सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रेप्लिकेट करता है। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, या तो वो कोई एनिमल हो सकता है, या ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, कोई प्लांट हो सकता है। तो ये हो गए होस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर वायरसेस। ओके, अब देखो डिजीजेस, इससे कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, कफ्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब कुछ वायरस से होता है। और भी डिजीज होती हैं, बट आप लोग इसमें से एक दो एग्जांपल्स याद रख सकते हैं, काफी है। ओके, अब वेयर डू ऑर्गेनिज्म दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एडवर्स से एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे लाइक अंटार्कटिका हो गया, कि जहाँ पे आइसी आइस होती है, ठीक है, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया जहाँ पे आइसी आइस होती है, वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। डेजर्ट एरियाज में सरवाइव कर सकते हैं जो एकदम बहुत ज्यादा मतलब हॉट होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। मार्शी लैंड्स कौन से होते हैं, लाइक कोस्टल एरियाज, कि जहाँ पे चिपचिपा सा क्लाइमेट होता है। जब आप देखते हो ना कि जब बारिश आती है तो क्या हो जाता है कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो चिपचिपा हो जाता है, राइट। तो यही चीज सेम मार्शी लैंड्स में होती है, वहां पे भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं पे भी रह सकते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, चिपचिपा सा क्लाइमेट हो, मतलब कि मॉइस्चर वाला, ह्यूमिडिटी हो, तब भी वो सरवाइव कर सकते हैं। एडवर्स मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। जिस कंडीशन में हम और आप लोग सरवाइव नहीं कर सकते, उन कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि डेजर्ट, कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा, वहां पे कोई नहीं रह सकता। जहाँ पे सिर्फ आइसी, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ आइसी आइस होती है, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि हमें वहां पे अडेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, पर इन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, दे लिव इन एनिमल ह्यूमन बॉडीज, कहीं पे भी रह सकते हैं, एनिमल्स में भी रह सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज में भी रह सकते हैं, कहीं पे भी। ओके, अब ये दो कैटेगरीज में होते हैं, वो जो मैंने आपको बताई, एक हार्मफुल होते हैं, एक फ्रेंडली होते हैं, और इनको हम फोबी बोलते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, फो कैसे हुए, हमको इनसे डिजीजेस हो रही हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, इस वजह से ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ फो हो गई कि हाँ भाई हमको इनसे खतरा है, अब इस चीज से दूर रहो, राइट। अब देखो, अब फ्रेंडली कैसे हुए इसकी बात करते हैं। बहुत बारी आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आपकी जो मदर हैं वो घर में दही जमाती हैं, कर्ड जिसे बोलते हैं, दूध से दही बनती है,
तो वो जो दूध दही बना रहा है उसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो मल्टीप्लाई करता रहता है मिल्क में और कर्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई फ्रेंडली कि वो हमें हेल्प कर रहा है मिल्क से कर्ड को बनाने में। ठीक है, कुछ ब्रेड जो होते हैं ब्रेड्स को बनाने में हेल्प करता है, पेस्ट्रीज हो गई, इडली हो गया, डोसा हो गया, केक हो गया, ये जो सारी चीजें हैं इन सब चीजों को बनाने में हेल्प करता है। ओके, अनदर थिंग इज और किस किस चीज में हेल्प करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में ये कैसे हेल्प करता है? आपने पुरानी क्लास में लाइक 7th में फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये चीज पढ़ी है कि जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन चाहिए होती है सॉइल के अंदर तो हम कौन सा बैक्टीरिया का यूज करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो किसके रूट्स में प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे कि सोयाबीन हो गया, पीस हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये भी एक चीज हमारे लिए हेल्पफुल हो गई कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए इसमें से कि ये प्रिपरेशन ऑफ कर्ड वाला, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी वाला। अब प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन की प्रिपरेशन कैसे होती है? जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं हर चीज में कोरोना का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इट्स अ करंट सिचुएशन। आप लोगों को पता है कि इस करंट सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है हमारी इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो किससे प्रिपेयर करी गई है? ये इटसेल्फ कोरोना वायरस से ही प्रिपेयर करी गई है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जैसे कि जहर को जहर काटता है वैसे ही कोरोना वायरस को कोरोना वायरस। तो ऐसे ही वैक्सीन हमने उसकी प्रिपेयर करी। इट्स अ मेडिसिन टू अस। ये जो भी वैक्सीन जो हमारे को बचपन में भी लगती है वो किससे प्रिपेयर करी गई है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। अब वैक्सीनेशन को छोड़ के कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करी जाती है, जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज पेनिसिलियम। ओके, अभी हम वीडियो के आगे जब बढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंड पेनिसिलियम इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनी थी। पेनिसिलियम वाज फर्स्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, अब जैसे कि आप ये चीज सब कुछ नेचर से रिलेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे कि जिन्होंने ऐसा कुछ फिनोमिना देखा होगा। मान लो कि कोई क्रो है या कोई बर्ड है, मर गई है। ठीक है, तो क्या देखोगे? कुछ टाइम में पहले 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, चलो 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ, उसके थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि उस पर कीड़े चल रहे हैं। ठीक है, वो सड़ चुकी है। ऐसा क्यों होता है? उसके ऊपर अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने या फिर माइक्रोब्स ने, कुछ भी बोल सकते हैं, अब उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों? ताकि नेचर की गंदगी हट जाए। ये एक चेन टाइप है जो नेचर ने हमारे लिए बनाई है। जैसे कि अगर कोई जानवर मर गया या बर्ड मर गया तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे। क्यों? ताकि एनवायरनमेंट को क्लीन कर सके। ठीक है, सो दिस इज द फिनोमिना। अब जैसे कि कुछ वेजिटेबल पील्स भी होती हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गई, फीसेस हो गई। फीसेस मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो, हाँ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, जो फीसेस होती हैं, वेजिटेबल पील्स होती हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो भी इससे प्रिपेयर होता है। मतलब कि मेन्योर, अगर आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा है कि मेन्योर किस चीज से प्रिपेयर होता है? इसी ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रिपेयर होता है। काउ डंग हो गया, फीसेस हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स हो गए। उसी से ये जो मेन्योर है वो प्रिपेयर होता है, जो 100% ऑर्गेनिक होता है, जिसमें किसी भी केमिकल की मिलावट नहीं होती है। ठीक है,
सो ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से, कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब इससे जो कुछ आगे के टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, जैसे कि इंक्रीज फर्टिलिटी बाय N2 फिक्सेशन, ये क्लियर हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया से होता है। और वही इस छोटे आगे आप जब आप पढ़ोगे, बुक खोल के पढ़ना प्लीज जरूर, कि जो आगे लिखा हुआ है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इस छोटे से पैराग्राफ में यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड कैसे बनता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो मल्टीप्लाई करता रहता है खुद को, जिससे वो कर्ड बनाता है। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, it's lactobacillus bacteria turn milk into curd. It multiplies in milk and convert it into curd. ओके, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अब एक और चीज आती है कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ओके, दिस ईस्ट, just wait a second. This yeast is what? Yeast is fungi and bacteria is bacteria itself, जो हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो जो फंजाई है उसका एक एग्जाम्पल और क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई जो हेल्प करता है इन सब प्रोसेस में, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा। जब हम इडली या डोसा बनाते हैं उसमें हम इनो डालते हैं, तो वो जो इनो होती है वो ईस्ट का काम करती है। ईस्ट का काम कैसे करती है कि देखो, जो ईस्ट होती है ना, ईस्ट का पाउडर पड़ने के बाद किसी भी चीज में वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। तो रिप्रोड्यूस करते करते जब वो CO2 रिलीज करती है, तब क्या होता है कि जब CO2 रिलीज होगी तो वो जो चीज होगी वो फूल जाएगी। हालांकि डोसा नहीं फूलता है, इडली फूलती है। और वो जो डो, कभी मैदा लगाते हुए देखा है अपनी मदर को कि वो इतना सा मैदा लगाती हैं, पहले लगा के रख देती हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर वो ईस्ट भी ऐड करती हैं। चाहे किसी भी फॉर्म में ईस्ट ऐड करें, बट वो ईस्ट ऐड उसमें जरूर करती हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हैं ताकि वो फूल जाए। मतलब फूलना मतलब कि जैसे केक पहले इतना सा होता है और बेक करने के बाद इतना हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक्शन ऑफ ईस्ट होता है जो उसके अंदर जाके रिप्रोड्यूस कर रहा है। और क्या कर रहा है, जब रिप्रोड्यूस करते करते रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 रिलीज कर रहा है, जिससे कि ये फुलावट आती है चीजों में। ओके, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ गैसेस फिल द डो एंड इंक्रीज वॉल्यूम। ये आपकी NCERT में या आपकी जौन सी भी बुक है उसमें एक्टिविटी दे रखी है कि जो डो का फॉर्मेशन होता है, आटा तो नहीं, मैदा को लगाना डो बोलते हैं, कि डो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैदा को लगाना डो का फॉर्मेशन माना जाता है। और ये जो बबल हैं गैस के, वो फिल कर देते हैं डो को, जिससे वो फूल जाता है। ठीक है, अब यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, ये बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि पेस्ट्रीज हो गए, केक्स हो गए, ब्रेड्स हो गए। तो वो जो थोड़ी सी फूली फूली सी चीजें होती हैं उसमें ये ईस्ट जो है यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियली यूज करना। अब ये कमर्शियली कैसे यूज होते हैं? एल्कोहल, वाइन बनाने में ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करा जाता है। ओके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। अब एसिटिक एसिड और विनेगर हम किसे बोलते हैं? चाउमीन खाई है आपने कभी? तो वो जो खट्टी खट्टी सी चीज डलती है चाउमीन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं विनेगर। ओके, सो किस किस का प्रोडक्शन होता है कमर्शियल यूज में? एक तो वाइन का, एल्कोहल का और
एसिटिक एसिड विनेगर का। अब ईस्ट इज यूज इस काम के लिए, किसको यूज करा जाता है? ईस्ट को यूज करा जाता है फॉर एल्कोहल एंड वाइन का जो प्रोडक्शन होता है। ओके, अब आपकी जो बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि पहले कोई भी कंटेनर लो, उसके अंदर उसको हाफ या हाफ से ज्यादा फिल कर दो वाटर से, उसके बाद उसके अंदर शुगर डाल दो, शुगर सोल्यूशन बना लो एक, उसके बाद उसके अंदर ईस्ट पाउडर डालो, और उसके बाद जब आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे कुछ घंटों के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो जब आप उसको जाके सूंघोगे, जब आप उसको जाके स्मेल करोगे तो आपको बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगेगी। वो स्मेल किस चीज की होगी? फर्मेंटेशन हो चुका है, ठीक है, फर्मेंटेशन की वो स्मेल है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है कि ये एक्टिविटी से कंक्लूड करके इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल है, एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, वो जो शुगर प्रेजेंट थी वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो चुकी है बाय ईस्ट। ईस्ट ने क्या करा? शुगर पे एक्ट करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है कि जब शुगर कन्वर्ट हो जाती है एल्कोहल में, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, नाउ अब फर्मेंटेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? पहली बार लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था इन 1857। ईयर याद रखना, नाम याद रखना, आपकी बुक में मेंशन है, इसका मतलब कि 1 मार्कर में आ सकता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं तो उसमें 1 मार्कर्स भी काफी आ रहे हैं बच्चों के, और आगे भी जैसे कि 11th-12th में 1 मार्कर्स आने लगे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स को 1 मार्कर्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो 1 मार्कर में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि किसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया, हु एंड व्हेन, ठीक है, किसने किया और कब किया? लुइस पास्चर ने किया 1857 में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती। जिसने भी मुझे इस चैप्टर का डिमांड किया है तो इसको एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ना तो आप लोग ही पढ़ पाओगे और मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही वीडियो को बना के डालने में। सो अभी इस क्लास में इतने का ही रहने देते हैं। आई जस्ट नोटिस कि 22 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। सो इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा चुकी हूँ मैं वो आगे टॉपिक्स में आप लोगों को नहीं समझाऊंगी। जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, ये चीज़ अब नहीं पढ़ाऊंगी आगे, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक से ज़रूर रीड करना, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप लोग मुझे बोल सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा ऐसा सा ही चैप्टर है बट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो देख के बुक भी रीड करोगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा।